भयंकर गर्मी और तपती दोपहर में महेश कई दिनों से मजदूरी का काम कर रहा था। अचानक एक दिन, अरे भाइयों, देखो महेश चक्कर खाकर गिर गया है, इसे उठाओ और छांव में ले चलो। हम सबकी गलती है जो हमने इस सेठ का काम पकड़ लिया। कितनी बार तो कह चुके हैं कि दोपहर में जब गर्मी होती है थोड़ी देर काम रुकवा दें, पर यहाँ हमारी कोई सुनता कहाँ है। चलो भाई, फिर से काम पर लग जाते हैं, वरना सेठ जी आ गए तो दो बातें और सुना देंगे और पता चले कि हमारी पगार में से काट लेंगे। ये सब क्या हो रहा है, हैं? मैंने तुम्हें यहाँ काम करने के लिए रखा है या कि फालतू की बातें करने के लिए? और महेश, तू यहाँ लेटा क्यों हुआ है? काम नहीं करना क्या आज, या फिर आज के तेरे 100 रुपए काट लूं? सेठ जी महेश को काम करते हुए चक्कर आ गए थे, इसलिए हमने उसे छांव में लिटा दिया। तुम मजदूरों के सहारे अगर मैं ऐसे काम करने लगा फिर तो मुझे 2 साल एक घर बनाने में लग जाएंगे। महेश, अगर दोबारा ये गर्मी से बेहोश होने का नाटक किया तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। हाँ। महेश और बाकी मजदूर चुपचाप फिर से काम पर लग गए। अब वो लोग बीच में काम छोड़कर जाते तो सेठ उनके पैसे मार लेता, इसलिए सभी मजदूर उसके खिलाफ कुछ नहीं कह सकते थे। महेश काम करके शाम को सेठ से कुछ उधार पैसे लेने जाता है। अरे अंधे, तू पिछले 10 मिनट से पंखा बंद करके झाड़ू लगा रहा है, हैं? हो गई झाड़ू? अब जल्दी से पंखा चला और सामने कूलर का बटन भी खोलता जा, और मेरे लिए बढ़िया सी ठंडाई बर्फ डालकर बना ला। चल जा। जी मालिक, अभी बना कर लाता हूँ। काम चोर कहीं के, फिजूल की तनख्वाह खाने की आदत पड़ गई है, हैं? और एक काम नहीं करते, बताओ। हाँ महेश, क्या काम है? तू बोल। मालिक, कुछ पैसे उधार चाहिए थे। मेरे घर का पंखा खराब हो गया है और बिना पंखे के रात को बीवी बच्चों को बहुत गर्मी लगती है। अगर आप कुछ पैसे उधार दे देते तो मैं घर के लिए एक नया पंखा खरीद लेता। तेरा दिमाग खराब हो गया है? मेरे पास इतना फालतू का पैसा नहीं है जो मैं तुम सारे मजदूरों पर उड़ाता रहूं। मुझे भी अपना घर चलाना भाई। और तुम लोगों को क्या गर्मी लगेगी? तुम तो वैसे भी खुली हवा में सोने वाले हो। आजकल इतना अच्छा मौसम है, बाहर आंगन में चारपाई डालकर सुला दिया करो बीवी बच्चों को। मैं पैसे उधार नहीं दूंगा। तेरा क्या भरोसा, कल तू बीमार होकर घर पर बैठ जाए तो मेरे तो पैसे चले जाएंगे ना। और हाँ, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तू काम बहुत धीरे कर रहा है, कल सुबह जल्दी आ जाना। महेश उदास होकर घर आ जाता है। क्या हुआ जमुना, ये पिंकी लेटी क्यों हुई है? और सोनू कहाँ है? पिंकी को उल्टियां हो रही हैं। सोनू बराबर वाले मेडिकल से दवाई लेने गया है। सारी रात गर्मी से बच्चे सो नहीं पाते हैं, इसी वजह से तबीयत खराब हो गई है बच्चों की। तुमने पंखे के बारे में बात की? तो थी, पर सेठ जी ने साफ मना कर दिया। ज्यादा जोर डालूंगा तो कहीं नौकरी से ही ना निकाल दे। ये लो माँ दवाई। माँ, बहुत गर्मी लग रही है और जी भी घबरा रहा है, थोड़ी सी हवा कर दो। पिंकी बिटिया, आ मेरी गोदी में आजा, मैं तुझे हवा करता हूँ। पता नहीं हम गरीबों के साथ ऐसा क्यों होता है। ये अमीर लोग हमारी परेशानी को क्यों नहीं समझते हैं। थोड़ी सी मदद कर भी देंगे तो उनका क्या चला जाएगा। और फिर उधारी तो मांगे हैं, तुम तो काम करके पैसे चुका देते। एक बार कल फिर कोशिश करता हूँ, शायद सेठ जी का दिल पिघल जाए। महेश एक बहुत ही गरीब मजदूर था। छोटे से कमरे का किराया, रोजाना की रोटी सब्जी, भला 200 रुपए रोजाना कमाने वाला एक गरीब महेश नया पंखा कहाँ से खरीदता। महेश ने सोचा कि वो दोबारा एक बार कोशिश करके देखेगा। महेश और सारे मजदूर काम में लगे हुए थे। बहुत देर से सेठ का कहीं पता नहीं था। क्या बात है महेश, आज तो सेठ जी कहीं नजर नहीं आ रहे, तभी माहौल में शांति है। सही कह रहा भैया, नहीं तो अब तक 10 बार आकर हमें टोक चुके होते। हो सकता है गोदाम में बैठे होंगे और पंखे और कूलर की ठंडी हवा खा रहे होंगे। क्या करूं, क्या सेठ जी से दोबारा पंखे के लिए पैसे मांगू? एक बार बात करके देखता हूँ। अब तो शाम होने वाली है, सेठ जी यहाँ तो आए नहीं है, मैं खुद ही गोदाम पर चला जाता हूँ। महेश गोदाम पर पहुंचता है तो उसे वहां पर सेठ जी दिखाई नहीं देते। तभी उसे सेठ जी के कराहने की आवाज आती है। अरे, ये आवाज तो बेसमेंट से आ रही है, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। अरे सेठ जी, ये सब कैसे हुआ? आप यहाँ बेसमेंट में? महेश किसी तरह सीढ़ियों से सेठ जी को ऊपर लेकर आता है और सारे मजदूरों को बुला लेता है। तुम लोग यहीं सेठ जी के पास रुको, मैं किसी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। महेश, सेठ जी ने हम सबके साथ इतना बुरा सलूक किया है, अब हम क्यों डॉक्टर को बुला कर लाए भाई? हैं? हमें क्या पड़ी है, हम भी घर चलते हैं, बोल देंगे कि हमें पता ही नहीं चला। किशोर, ये तुम कैसी घटिया बातें कर रहे हो? तुम्हें पता भी है इस वक्त सेठ जी की हालत कितनी खराब हो रही है? अगर तुम में से कोई नहीं यहाँ रुकेगा तो मत रुके, मैं सेठ जी को डॉक्टर के पास खुद ही ले जाता हूँ। हमें माफ कर दो महेश, हमसे गलती हो गई, तुम डॉक्टर को बुला लो, तब तक हम सेठ जी का ध्यान रखेंगे। महेश डॉक्टर को बुला लाता है
तब तक सेठानी भी खबर सुनकर वहां पहुंच जाती है। सेठ जी बीपी के मरीज हैं। गर्मी की वजह से इन्हें घबराहट हो गई थी। अगर कुछ देर और ये बेसमेंट में रहते तो इनकी जान भी जा सकती थी। महेश, तुमने आज सेठ जी की जान बचाकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम ठीक कह रही हो कल्याणी। मैंने हमेशा इन सब मजदूरों के साथ इतना गलत किया। मैं इनकी परेशानी को कभी समझ नहीं पाया। महेश, मैं तो नाम का अमीर हूं, पर तुम तो दिल से अमीर हो। ये मुझे आज पता चल गया। मुझे माफ कर दो। उस दिन से सेठ ने अपना व्यवहार बदल लिया। उसने महेश के साथ साथ सभी मजदूरों को एक एक पंखा उपहार में दिया। अब दोपहर के वक्त महेश और सभी मजदूर कुछ देर आराम भी कर लिया करते थे। ये कहानी है सुभद्रा की। सुभद्रा गांव में रहती है और उसका बेटा अखिल शहर में। वो वहां एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। सुभद्रा का बेटा अखिल अचानक से शहर से उससे मिलने गांव आया था। बेटे को देखकर वो बहुत खुश हुई और फिर से वही शिकायतें उसकी शुरू हो गई जो हर माँ की होती हैं। कैसी शक्ल बनाकर रखी है तूने? कितना दुबला हो गया रे तू? अरे खाना पीना ठीक से खाता नहीं है क्या? बहुत काम करवाते हैं क्या ऑफिस वाले? अरे माँ, कहाँ दुबला हुआ हूँ, वैसा ही तो हूँ। पता नहीं हर माँ की आंख ऐसी क्यों होती है। उसे अपना बच्चा दुबला ही दिखता है। तुझसे तो बोलना ही बेकार है। सुन, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए आलू के पराठे बनाकर लाती हूँ। सुभद्रा रसोई में जाने लगी तो अखिल ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठा लिया और कहा, अरे माँ, ये सब छोड़, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। ये सुनकर सुभद्रा की आंखों में चमक आ गई और उसने खुश होकर उससे पूछा, क्या बात करनी है बेटा? शादी के बारे में? तू तैयार है? रुक, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। सुभद्रा ने सोफे के पास रखे टेबल से कुछ लिफाफे निकाले और उससे लड़कियों की तस्वीर निकालकर अखिल को दिखाने लगी। बोल, कौन सी है तुझे पसंद? अखिल ने उन तस्वीरों को बेमन से देखा और माँ से कहा, माँ, मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है। क्या बोल रहा है तू? सारी इतनी सुंदर हैं, पढ़ी लिखी भी हैं। तब अखिल ने अपनी माँ से जो बात कही उसे सुनकर उनके चेहरे पर चमक आ गई। अरे सच? तूने लड़की पसंद कर ली है? अरे कौन है वो? क्या नाम है उसका? कहाँ की है? अरे माँ, एक साथ इतने सारे सवाल। ये कहकर अखिल ने अपना मोबाइल निकाला और उसकी गैलरी से आकांक्षा की तस्वीर निकाल कर दिखाई। उसे देखकर सुभद्रा बहुत खुश हुई। वाह, कितनी सुंदर है मेरी बहू। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश। अखिल और आकांक्षा की शादी हो गई। जब वो पहली बार उसे लेकर घर आया तो सुभद्रा द्वार पर उसकी आरती उतार रही थी, तो आकांक्षा को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। आकांक्षा शहर में रहने वाली मॉडर्न ख्यालों की लड़की थी। उसने सुभद्रा से कहा, क्या मम्मी जी, अब ये सब कौन करता है? अरे क्यों नहीं करता, सभी करते हैं। लक्ष्मी हो तुम मेरे घर की, और लक्ष्मी का स्वागत तो ऐसे ही किया जाता है। सुभद्रा की बातों को सुनकर आकांक्षा ने अपना मुंह बना लिया। अखिल चाहता था कि आकांक्षा थोड़े दिन माँ के साथ रहे, क्योंकि उसकी कंपनी वाले उसे देश से बाहर भेजने वाले थे। आकांक्षा ने भी कभी गांव देखा नहीं था, इसलिए उसने अखिल की बात टाली भी नहीं। ठीक है बाबा, लेकिन जल्दी आ जाना, मैं यहाँ अकेले बोर हो जाऊंगी। अखिल शहर चला गया। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। आकांक्षा अपने कमरे में सोई हुई थी। सुभद्रा घंटी बजाते हुए पूजा कर रही थी। घंटी की आवाज से आकांक्षा डिस्टर्ब हो रही थी। वो गुस्से में बाहर आई और सुभद्रा से कहा, क्या मम्मी जी, सुबह सुबह इतना शोर क्यों कर रही हैं आप? ऐसा नहीं कहते बहू, मैं पूजा कर रही हूँ और अब तो सुबह के 7 बज गए। 7 बज गए तो मैं क्या करूँ? मुझे आप जैसे गवारों की तरह जल्दी उठने की आदत नहीं है। चलिए अब बंद करिए ये सब और मुझे सोने दीजिए। सुभद्रा को अपनी बहू की बात बहुत बुरी लगी, लेकिन वो चुप रह गई और खुद को ही दोष देने लगी। मेरी ही गलती है। अरे वो शहर की है, वहाँ लोग देर से सोते हैं, देर से जागते हैं। मुझे इस बात का ख्याल रखना चाहिए। आकांक्षा ज्यादातर समय या सोकर बिताती या अपने दोस्तों से बात करके। वो सुभद्रा की कोई मदद नहीं करती। एक दिन वो फोन पर बातें कर रही थी और सुभद्रा अपने बैल को चारा दे रही थी, तो अचानक उसका बैल जोर से रंभाने लगा। अरे क्या हो गया? क्यों गुस्सा कर रहे है तू? मैं आ तो गई खाना देने। हाँ ठीक है, मैंने आज थोड़ी देर कर दी। अरे क्या करती, मेरे घुटनों में जोरों का दर्द जो था। बूढ़ी हो गई हूं ना मैं। उधर फोन पर बातें करती आकांक्षा की दोस्त ने बैल के रंभाने की आवाज सुनी तो उसने कहा, अरे क्या बात है आकांक्षा, तबेले में है क्या तू? ये पीछे से कैसी आवाज आ रही है? अरे गांव है ना ये, यहाँ तो गाय भैंस की आवाज आएगी ना।
कोई डीजे तो बजेगा नहीं। अच्छा सुन, मैं तुझसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। आकांक्षा ने फोन काटा और सीधे सुभद्रा के पास पहुंची। क्या मम्मी जी, आप लोगों को जरा भी तमीज नहीं है क्या? अरे मैं फोन पर बातें कर रही हूँ और आपका ये बैल शोर कर रहा है। अरे मेरी बेइज्जती होती है दोस्तों के सामने। आपको बड़ा मजा आता है ना मुझे तंग करने में। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहू? मैं भला तुम्हें क्यों तंग करूंगी? और जहां तक बात रही इसके रंभाने की, तो इसे भूख लगी थी। अब ये बेचारा हमारी तरह खाना तो मांग नहीं सकता, जानवर है ना। ये जानवर है, आप तो नहीं। कान खोलकर सुन लीजिए, जब मैं अपने दोस्तों से बात करूं तो इसे बाहर ले जाइए, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे नरक बना दिया है मेरा जीवन आप लोगों ने। सुप्रिया फिर से खामोश रह गई। एक दिन जब वो गोबर से घर का आंगन लीप रही थी तो आकांक्षा फिर से नाक बंद करके तमतमाती हुई बाहर आई और गुस्से में सुप्रिया से कहा, क्या है मम्मी जी ये क्या है? पूरे घर में आपने बदबू फैला दी है। बहू गोबर है ये, पता है कितना पवित्र होता है, घर में कीटाणुओं को प्रवेश नहीं करने देता ये। अरे क्यों मेरे पीछे पड़ी हैं आप? नहीं चाहिए मुझे अपने घर में गोबर वोबर। जब मैं चली जाऊंगी तो करते रहना ये सब। बिल्कुल गवारों के बीच में छोड़कर गया ये अखिल। कंपनी वालों ने 2 महीने की ट्रेनिंग और बढ़ा दी उसकी। 2 महीने इस गांव को और झेलना पड़ेगा मुझे। सुप्रिया आकांक्षा की किसी बात का बुरा नहीं मानती, वो उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन की बात है, सुप्रिया ने आकांक्षा से कहा, बहू आज कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। वो क्या है ना कि ये लोग शादी में नहीं आ पाए थे। मुझे देखने? अरे मैं क्या कोई नुमाइश की चीज हूं जो मुझे देखने आ रहे हैं? सुनिए, उन लोगों को मना कर दीजिए, मुझे किसी से नहीं मिलना। आकांक्षा बार बार सुप्रिया का अपमान करती और बार बार उसे जली कटी सुनाती, लेकिन सुप्रिया अपनी बहू को कुछ नहीं कहती। उसे हमेशा यही लगता कि बहू शहर की है, वहां के तौर तरीके अलग होते हैं, उसे वो बदल नहीं सकती। एक बार की बात है, सुप्रिया कुछ दिनों से बहुत बीमार थी। उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन आकांक्षा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन आकांक्षा छत की बाउंड्री के पास खड़ी होकर अपने दोस्तों से बातें करते हुए और अपनी सास की शिकायत करके अभी फोन रखा ही था कि तभी न जाने कैसे उसका पैर फिसल गया और वो छत से नीचे गिर पड़ी। आह! आकांक्षा की आवाज सुनकर सुप्रिया भागी भागी बाहर आई। उसने देखा कि आकांक्षा जमीन पर गिरी तड़प रही है। बहू बहू, अरे ये कैसे हो गया? आकांक्षा लहूलुहान हो गई थी। गांव में अस्पताल 4 किलोमीटर दूर था। सुप्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे अपने बैल के रंभाने की आवाज आई। सुप्रिया ने अपने बैलों को तुरंत बैलगाड़ी में जोड़ा और अपनी बहू को उसमें डाला और खुद ही बैलगाड़ी चलाकर अस्पताल की ओर जाने लगी। जल्दी चल और जल्दी चल, मेरी बहू को जल्दी से अस्पताल पहुंचाना है। दोनों बैल पूरी तेज गति से भागने लगे। कुछ देर बाद ही वे सभी अस्पताल पहुंच गए। आकांक्षा की गंभीर हालत देखकर डॉक्टर ने उसे तुरंत एडमिट कर दिया और उसका इलाज शुरू कर दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। अब आपकी बहू की हालत में सुधार है। अगर आपने उसे लाने में जरा भी देर की होती तो कुछ भी हो सकता था। जब तक आकांक्षा अस्पताल में रही, सुप्रिया न रात को सोती न दिन को। वो सारा समय उसके सिरहाने बैठी रही, उसकी किसी भी जरूरत को तुरंत पूरा करती। आकांक्षा को पता लग गया था कि सुप्रिया किन परिस्थितियों में और कैसे उसे अस्पताल लेकर आई थी। उसे अपनी हर पुरानी बात आज याद आ रही थी और उसे पश्चाताप हो रहा था। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ कितना बुरा किया, क्या नहीं कहा आपको, लेकिन आपने मेरी जान बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मेरी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। अरे कोई गलती नहीं की तूने, तू ठीक हो गई बहू, बस मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। तभी आकांक्षा को बैल के रंभाने की आवाज आई। वो उस आवाज को सुनी रही थी तभी। पता है तू यहाँ बीमार है तो मेरे दोनों बैलों ने भी खाना पीना छोड़ दिया है। वो अस्पताल के बाहर ही खड़े रहते हैं। सच कहूँ तो वो ना होते तो पता नहीं मैं तुम्हें कैसे अस्पताल लेकर आती। सुप्रिया की बातों को सुनकर आकांक्षा की आंखों से झरझर कर आंसू निकलने लगे। वो बाहर निकली और बैलों को गले लगाकर उनसे भी माफी मांगी। आकांक्षा बदल गई थी। उसे गांव अच्छा लगने लगा था और सुप्रिया में तो उसकी जान बसने लगी थी।